जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सन 2022 की तैयारी आप सब कर रहे हैं और उस तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं एक बार पुनः आप सबकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो होगा ना, वो टेस्ट सीरीज का वीडियो होगा और इस वीडियो में आप सभी जो 30 प्रश्न हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 30 प्रश्न है ना विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी 30 प्रश्नों को आपको करने हैं, है ना। मैं थोड़ा सा डील करूंगा, एकदम ज़्यादा डील इस वीडियो में नहीं करने वाला, थोड़ा सा डील जरूर करूंगा। और बाकी जो भी काम आपको करना है, स्वाकलन करना है ना। इस वीडियो में ये 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न में कितना नंबर आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि 30 में मेरे इतने सही हुए। ठीक है, आपको अपने आप को चेक करना है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है साथियों, ये प्रश्न कोई अल्लू खल्लू या फिर आलतू फालतू प्रश्न नहीं है, बल्कि जो विभिन्न टीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं, बस वही प्रश्न है। ठीक है साथियों, मतलब ये रिपीटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, तो अच्छे से आप बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। पहला प्रश्न है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बालकों के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है, या फिर जो बालकों का व्यक्तिगत विकास होता है वो अव्यवस्थित और असतत होता है। तो क्या सही होगा आप बताने का प्रयास करेंगे साथियों। आशा है आप सोच लिए होंगे साथियों, है ना। बिल्कुल आप गिनते रहिए कितना सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्यों? नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए, ऑप्शन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बच्चा है उसका जो विकास है, व्यक्तिगत विकास है ना, उसकी पक्के तौर पे भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बोला जा रहा है। तो पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, एकदम सटीक, एकदम पक्का तौर पे भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकन, है ना। और यदि आपको बोलेगा कि भविष्यवाणी नहीं लगाया जा सकता तो भी वो गलत होगा, है ना। देखिए, पक्के तौर पर भी नहीं लगा सकते और एकदम नहीं लगा सकते, ये बात भी गलत है। ठीक है, कुछ हद तक हम लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा कैसा विकास करेगा, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बहुत ज़्यादा सटीक है ना। कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है ना। तो ये बिल्कुल सटीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 अव्यवस्थित और असतत होता है ना। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो विकास है ना वो सतत होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है विकास, याद रखिएगा। तो जहाँ पर भी विकास आ रहा है तो और बोल दिया जा रहा है असतत है, तो आराम से ये गलत हो जाएगा। और व्यवस्थित भी होता है ना बच्चों का विकास जो है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है वो आपको बताना। सही है ना, ठीक है। यहाँ पर विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या फिर विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान है साथियों, क्योंकि अभी मैंने दो चीज़ तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जैसे कि जो विकास है ना वो व्यवस्थित होता है, तो इस कारण से ये अव्यवस्थित वाला कट हो जाएगा। और विकास जो है क्रमबद्ध नहीं होता, तो मैंने बताया ना विकास जो है क्रमबद्ध चलता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है चौथा, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। तो भैया सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है विकास, है ना। सांस्कृतिक परिवेश से, आपके पर्यावरण से, आपके आनुवंशिकता से ये प्रभावित होने वाला तत्व है विकास जो है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 3। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं साथियों विकास क्या है, तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ओके, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सही हुए 2 में से जरूर बताइएगा। 2 में से नहीं, पूरे 30 जब कंप्लीट हो जाएगा, 30 में से कितना होगा, कितना सही हुआ आपका, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं, है ना। आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। तो प्यारे साथियों, ठीक है, तो ये जो ऊपर में बातें लिखी हुई है कि समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य रीतियां, तो ये आस पड़ोस से भी बच्चे सीखते हैं, धर्म से भी उनको ये शिक्षा मिलती है, स्कूल से भी सीखते हैं, साथ साथ जो समकक्षीय समूह अर्थात उनके हम उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, उनसे भी सीखते हैं। तो ये चारों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कूट दिया हुआ है, तो चौथा जो ऑप्शन है A, B, C और D, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सा आसान सा प्रश्न देखिए, और ये रिपीट हुए हैं बहुत बार, बहुत सारे जो राज्य है, बहुत सारे राज्य के टीटी में, है ना, रिपीट हुए हैं। तो इस कारण से ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2022 में भी रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है।
तो अनुकूलन जो है वो किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है आपको बताना है। समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण या फिर समावेशन एवं संगठन। तो क्या होगा राइट आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे, है ना, और चेक करते जाइए कि कितना सही हो रहा है आपका। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन और समावेशन। ठीक है, जो बच्चा होता है ना वो पूरी दुनिया को समझने का मादा रखता है, उसमें क्षमता होती है कि वो पूरी दुनिया को समझ पाए, है ना। वो करता क्या है, पहले जो ज्ञान अर्जित करता है इस दुनिया के बारे में, जो कुछ देखता है ज्ञान अर्जित करता है, मतलब वो ज्ञान का समावेश अपने अंदर करता है दुनिया के बारे में। ठीक है, और जो प्राप्त जो ज्ञान है उसका समावेश करने के पश्चात उसका समायोजन करता है दुनिया के ही तारतम्य में, है ना। और इस प्रकार जो बच्चा है वो अनुकूलन स्थापित करता है ना। ठीक है, पहले ज्ञान प्राप्त करता है पहले, है ना, ज्ञान का समावेश करेगा, फिर उसको समायोजित करेगा, है ना, दुनिया के ही नजरिए से, है ना, और इस प्रकार से वो अनुकूलन स्थापित करता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, वो बच्चा जो है जो इस प्रश्न में है ना, वो लंबाई और भार जैसे जो गुणात्मक आधार है ना, तो उस आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पा रहा है, अर्थात ये मूर्त चीज कर पा रहा है बच्चा जो है ना, लेकिन बोला जा रहा है कि अमूर्त चीजें वो नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित ही वो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो अमूर्त चीजें नहीं कर पा रहा है ना। जब बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो अमूर्त चीजों को आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, तो 11 वर्ष से आगे, है ना, 11 वर्ष के बाद, ठीक है, आफ्टर 11 ईयर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ना। तो इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चीजें कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि वो मूर्त चीजें कर रहा है, अमूर्त चीजें नहीं कर रहा है ना। तो इस कारण से वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का होगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्त चीजें कर पा रहा है, जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नहीं हो सकता, क्योंकि यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का होता तो मूर्त चीजें नहीं कर पाता। ठीक है, और न ही संवेदी चालक अवस्था का होता। ठीक है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जी, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, है ना, और 4 अवस्थाएं बताए थे। ठीक है, आपको पता है, तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं टीटी में। वो 4 अवस्थाओं को मैं बताना चाहूंगा आपको, है ना। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं। तो पहला अवस्था होता है इंद्रिय गामक अवस्था, है ना। पहला अवस्था क्या है, इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक के चलता है। कौन सा अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, है ना। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 2 से 7 साल तक चलता है। ठीक है, 2 से 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद 7 से 11, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है, और 11 वर्ष से आगे बच्चे किस स्टेज में पहुंच जाते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है साथियों, तो जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय गामक या फिर इंद्रिय जनित भी बोल सकते हैं ना। तो इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से 2 साल तक, है ना। 2 से 7 साल तक कौन सी अवस्था भैया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 तक, और 11 के बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रियता दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की जी कहाँ के हैं। तो ये रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये प्रश्न बनता है, बार बार डेट में पूछा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की जी ने किया। ये एक चीज हो गया, है ना। और इस प्रश्न का उत्तर अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने किसे टिक लगाया था तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, है ना। अभी तक कितने प्रश्न आपके सही हो गए, तो बिल्कुल आप लास्ट में बताइएगा 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो गिनते रहिए। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है साथियों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है प्रश्न भैया, शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, उपयुक्त इनाम देकर, ठीक है, सख्त सजा देकर के, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, या फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड से
सारे उत्तर नकल करवाया कर। तो चौथा जो ऑप्शन है वो तो कट गया भैया, है ना। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा करके सिखा सकते हैं क्या कुछ जो टीचर्स हैं? नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए सख्त सजा देकर भी नहीं सिखा सकते जो शिक्षक है ना बच्चों को। और यहाँ पर देखिए उपयुक्त इनाम देकर, तो ये लालच देना या फिर ये सजा देना हो जाएगा, है ना। पुरस्कार हालांकि जरूरी होता है, क्या है, पुरस्कार के लालच में बच्चे अच्छे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ पुरस्कार के दम पे जो टीचर है वो बच्चों को सिखा नहीं सकता, है ना। भले सीखने की जो लालसा है उसे बढ़ा सकता है लेकिन सिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, है ना। तो जैसे कि बच्चे को कोई समस्या हमने दिया हल करने के लिए, कोई प्रश्न दिया, अब बच्चा करने बैठेगा, थोड़ा अटकेगा, है ना। अब उसको थोड़ा सा हिंट की आवश्यकता होगी और वो हिंट अर्थात वो छोटी सी मदद वो टीचर करेगा बच्चे का, है ना। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े मदद से बच्चा खुद उस समस्या का समाधान कर लेता है ना। तो यही है, जैसा समस्या होगा, जितना बड़ा समस्या होगा उतना मदद होगा। समस्या एकदम ज़्यादा गंभीर है, मतलब बहुत कठिन प्रश्न है, तो थोड़ा ज़्यादा मदद चाहिए भाई बच्चे को, है ना। अगर सरल प्रश्न है तो कम मदद की आवश्यकता है ना। तो इस प्रकार से मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके जो टीचर है वो एक बच्चे को अच्छे से सिखा सकता है, अधिगम में मदद कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चेकआउट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका 7वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 7वां, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है भैया, है ना। अगला प्रश्न साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, आपको बताना है। यहाँ पर है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आप सोचिए और मैं जवाब दूंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि आप छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सामने जस्ट 12,000 पोस्ट की भर्ती है शिक्षकों की, है ना। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार आपको करना ही, अभी तक नहीं किए हैं और चूँकि सामने भर्ती है, शिक्षक भर्ती, और आपको करना ही करना है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उसको करिए, है ना। भले तैयारी करने के बाद जैसे कि 6 दिन 7 दिन बचता है एग्जाम में, बिल्कुल उसको सॉल्व करिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको व्यापम कैसे प्रश्न छांटती है पता चलेगा और आपको बहुत सारा अनुभव मिलेगा। एक अनुभव के लिए पहले 300 रुपये का क्या करते थे, फॉर्म डालते थे, तब जाके एग्जाम दिलाते थे, अनुभव ले पाते थे, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको 5 साल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल करा रहा हूँ। 3 साल के मॉडल आंसर है ना। ये पेपर 1 के लिए है, क्लास 1 to 5, है ना, प्राइमरी स्कूल के लिए जो टीटी है उसके लिए है। तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं मुझसे। 6261 23 79 77 ये व्हाट्सअप नंबर है और फ़ोनपे नंबर भी है ना। मैसेज करिए कि सर मुझे चाहिए और फ़ोनपे करके 80 रुपीज़, है ना, मात्र 80 रुपये चार्ज मैं ले रहा हूँ, है ना। 5 साल के जो पेपर है उसके लिए 10 रुपये के भाव से 50 रुपये और 3 मॉडल आंसर है तो 10 रुपये के भाव से 30 रुपये, तो टोटल 80 रुपये ये चार्जेस है। 1 लीटर पेट्रोल से भी कम है रेट, है ना। तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो पेमेंट करके फ़ोनपे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। विश्वास रखिए बहुत ज़बरदस्त PDF है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, है ना। तो भैया देखिए अनुमति वाली बात है, आज्ञा वाली बात है ना। तो यहाँ पे एक बच्ची का मन देखते हैं। बच्ची सोच रही है कि यदि हमने मैडम का आज्ञा का पालन, जो शिक्षिका है उसकी आज्ञा का पालन नहीं किए तो वो हमें दंड देगी, और यहाँ पर दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करने जा रही है वो लड़की, है ना। तो यहाँ पर आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। या फिर बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सबद्ध नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा राइट आंसर, सोचिए और बताने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे साथियों जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने 1983 में, कब भैया 1983 में, 1983 में बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया जिसे कि बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से सिद्धांत, बहुबुद्धि, है ना। तो ये मत समझो सास वाले बहू, है ना, ओकर बुद्धि की के, बहू की बुद्धि की के, ऐसे मत समझो। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया भैया, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया। तो उनके अनुसार ना जो बुद्धिमत्ता है उसको एकाकी आयाम में सबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बुद्धि है उसका स्वरूप एकाकी नहीं होता बल्कि बहुकारकी होता है ना। और वो प्रत्येक बुद्धि से, मतलब जो प्रत्येक बुद्धि है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो ये बिल्कुल सही है
और जो सही नहीं है वो आपको तलाश करना है। तीसरा कथन देखते हैं, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। तो मैंने अभी बताया ना, जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की होती है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है ना, तो ये भी आपका सही है। दूसरा कथन देखते हैं, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। हाँ, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जी बिल्कुल, जो बुद्धिमत्ता है उसे परिपोषित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है ना, तभी तो हम बड़े होते जाते हैं, जो हमारा विचार है, हमारा सोच है ना, वो विकसित होता जाता है ना, हमारा ज्ञान भी विकसित होता जाता है ना, तो बुद्धिमत्ता निश्चित ही विकसित होगा, आप जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भी सही है आपका। जो पहला नंबर का कथन है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, तो ये आपका गलत आंसर है, और जो सही नहीं है वही आपको क्या करना था, तलाश करना था। तो पहला नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यदि आपने इसको सोचा है तो बिल्कुल आपने 1 अंक अर्जित कर लिया है। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। तो भैया ये तो बिल्कुल गलत है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका होती है भाई, है ना। दूसरा जो कथन है वो देखते हैं, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका का भी सक्रिय होना आवश्यक है और विद्यार्थी का भी सक्रिय होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षिका तो सक्रिय है, बताया जा रहा है विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, तो ये भी आपका गलत है साथियों, है ना। तीसरा जो कथन है देखते हैं, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी सक्रिय हैं तो शिक्षिका निष्क्रिय होगी कहा थे, है ना, तो ये भी गलत है, दोनों झनला, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में दोनों को मिला, शिक्षिका घलो और लड़का मन घलो, दोनों को मिला सक्रिय होना बहुत जरूरी है साथियों। तो बच गया कौन, वही तो आपका राइट आंसर होगा, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो सोचने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आई होप आपने इसी को सिलेक्ट किया होगा अपने आंसर के रूप में, ठीक है। तो चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं आप सबको, कथन ए और कथन बी। पहले कथन ए पढ़ते हैं। कथन ए कहता है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो का भैया लड़का हो गया इस तक गणित और विज्ञान में एकदम टॉप कर देवे का, कल लड़की मन हाँ गणित और विज्ञान में पारंगत नहीं हो सकेगा, अच्छा नहीं कर सकेगा, टॉप नहीं कर सकेगा, है ना। तो ये बिल्कुल गलत कथन है भाई, है ना, सही बात है नहीं। और दूसरा कथन जो है वो बोलता है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है ना। तो जो गणितीय तर्क है और वैज्ञानिक क्षमताएं का लड़का भर में मौजूद रहेगा, लड़की में नहीं हो सकेगा, है ना। लड़की मन का पाप कर देगा, गुनाह कर देगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, कथन आर, है ना। कथन ए और कथन आर, सॉरी कथन ए और कारण आर, ये आपके दोनों गलत है ना। कथन ये है और उसका कारण यहाँ पे दिया गया, नीचे दिया गया, ठीक है। ये कथन है और ये वो कथन, ऐसा क्यों कहा गया है उसका कारण है। तो भैया कथन भी आपका गलत है, तोर पास रख, और एक कारण जे पता था, है ना, वो कथन पर वह गलत है, वह तोर पास रख, है ना। तो कथन और कारण दोनों गलत है, तो ये यहाँ पर कूट दिया गया है, देख लेते हैं ये कहाँ पर है भैया। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, कथन ए और आर दोनों गलत है, मतलब जो ए और आर है वो दोनों गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें क्या है, कोई एक सही होगा तो कोई दूसरा गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे, ऐसे बोला जा रहा होगा, है ना। उतना समय नहीं है पढ़ने का, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर देती है। तो भैया लचीलापन, ये तो बहुत ही आसान आंसर है ना, बहुत आसान प्रश्न है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो, है ना, ठीक है। तो 34 वर्ष पुराना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था 1986, तो इसको प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया, और सन 2017 में इस शिक्षा नीति का गठन किया गया था, है ना। और किसके अध्यक्षता में, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये जो 2017 में इस शिक्षा नीति का गठन किया गया था, ठीक है। प्यारे साथियों, जो शिक्षा नीति 2020 है वो शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, आसान पहुंच, जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो शिक्षा नीति है वो सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है। अगला प्रश्न है साथियों, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रश्न का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। क्या होगा, चलिए सोचिए और टिक कीजिए
है ना, और नंबर गिनते रहिए ना कितना सही हो रहा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है ना। ठीक है, तो भैया देखिए मूल्यांकन किसके लिए है, शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए, और खासतौर पे बच्चों के लिए, है ना। ठीक है, तो अगर बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि भैया मूल्यांकन को बच्चे के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, हालांकि दोनों के लिए होता है ना, बच्चे और शिक्षक दोनों के लिए। शिक्षक भी अपने आप को चेक करता है मूल्यांकन करके कि हमने कैसे पढ़ाया, लेकिन मूल्यांकन जहाँ पे बात आ गया हम सोचते हैं सिर्फ बच्चों के लिए। तो चलो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं। तो भैया बच्चों के लिए मूल्यांकन होता है, और बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, तो इसी को पता करने के लिए, इसी को वर्णन करवाने के लिए ना क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का केंद्र, मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, यही कि अधिगमकर्ता जो सीखने वाला बंदा इंसान है वह क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, या फिर बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो प्यारे साथियों, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और प्रकरण संबंधित जो चर्चा है उसे करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका व्याख्या करता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है, तो आपने क्या टिक किया भैया, आप देखिए, आप जानिए, गिनते रहिए अगर सही होता है, और ईमानदारी से बताइएगा कितना नंबर। ठीक है, 30 में। प्यारे साथियों, मैं सोच रहा हूँ, देखिए बहुत लंबा हो रहा है यार वीडियो, है ना, क्योंकि मैं सोचा था डील नहीं करूँगा, है ना, और डील करते जा रहा हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, है ना। प्रश्न रहता है तो बिना डील किए कैसे आगे बढ़ूँ ऐसा लगता है, तो डील करते जा रहा हूँ, इस कारण से बहुत लंबा हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ, इस वीडियो में ना केवल मात्र 15 क्वेश्चन लेता हूँ, और 15 क्वेश्चन इसके बाद दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में डाल दूंगा, है ना। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। 325 और 486 को जमा करो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये सही है। कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, ये सही है। या फिर अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो कौन सा उदाहरण जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है ना, ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो जो समालोचनात्मक सोच है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़, समालोचनात्मक सोच है क्या चीज़। तो भैया जो समालोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वह किसी वस्तु या कारक के विषय में विस्तृत जानकारी, उसके कारण, उसके गुण लाभ, उसके समस्या समाधान आदि के विषय में पूर्ण ज्ञान को दर्शाता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वही है जिसमें उस विषय के संबंधित विस्तृत जानकारी हो, उसका कारण हो, उसका गुण लाभ हो, ठीक है, साथ ही साथ उस समस्या का समाधान भी हो, मतलब इन सभी का पूर्ण ज्ञान, यही है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न, मतलब प्रदूषण को दूर करने के विभिन्न उपाय सोचिए, ये है ना, प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए, ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रदूषण को दूर करने के विभिन्न उपाय सोचिए, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है ना क्रिटिकल थिंकिंग का, समालोचनात्मक सोच का। क्यों? क्योंकि जो शहर में प्रदूषण है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित होगा, है ना, साथ ही साथ कारण पता चलेगा, और उन कारणों के सहारे उस समस्या को कैसे दूर करें, प्रदूषण को दूर कैसे करें, तो इसके भी उपाय सोचा जाएगा, है ना। तो ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है साथियों। ठीक है, तो मैं सोचा था साथियों कि मैं डील नहीं करूंगा, सीधा टेस्ट लेना है आपका, है ना, बस प्रश्न देते जाऊंगा, उत्तर बताता जाऊंगा, निकलता जाऊंगा। इससे क्या होता, 30 प्रश्न भी आधे टाइम में मैं कवर कर सकता था, परंतु आदत से मजबूर हूँ, है ना, डील करता गया तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। और देखिए नेट प्रॉब्लम है यार हमारी तरफ, इस कारण से लंबा वीडियो नहीं दे पाता मैं। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है अपलोड करने में। अगर मान लीजिए 30 मिनट का वीडियो हो गया ना, तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है अपलोड होने में। तो ऐसे ही मोबाइल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है, बड़ा समस्या है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं साथियों। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है हमारे क्लासेस जो है, नहीं लगता। और एक बात बताऊं साथियों, सहायक शिक्षक के लिए ना मैं बाल विकास और बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसके लिए बुक का निर्माण कर रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में कि उससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, एकदम बता रहा हूँ, आपकी भाषा में मैं वो बुक तैयार कर रहा हूँ। बाल विकास भी पढ़िएगा, मैं बुक आपको बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराऊंगा, पक्का पढ़िएगा यार, है ना। अगर शिक्षक
भर्ती की तैयारी आप करेंगे। और सिर्फ सहायक शिक्षक नहीं, अगर उस बुक को पढ़ेंगे ना तो शिक्षक वाले जो बाल विकास है ना वो पोर्शन आराम से निकाल लेंगे आप लोग, है ना। सोच लीजिए 38,000 नौकरी जो है उसका सवाल है भैया, आपके फ्यूचर का सवाल है ना। तो बहुत जल्द ला रहा हूँ, पुस्तक का विमोचन करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। और कीमत जो है उस पुस्तक का बहुत ही कम रखेंगे साथियों। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आप CGTET निकालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो बिल्कुल आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमसे खरीद सकते हैं। 6261 व्हाट्सअप भी है, फ़ोनपे भी है। फ़ोन पे करके व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा कि हमें चाहिए, मैं भेज दूंगा व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो शिक्षक भर्ती है उसकी भी शानदार क्लासेस इस वीडियो के थ्रू आएंगी, है ना। आप सबको तैयारी कराएंगे धुआंधार तरीके से, नो टेंशन रहिए, बिंदास रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, है ना। कृपा होगी बहुत बहुत, हालांकि एकदम ज़्यादा हम फोर्स नहीं करते, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।